देखिए, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले उस पर जरा एक नज़र डाल लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस, दूसरा आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, तीसरा रेडियो एक्टिविटी। उसके बाद यानी चैप्टर में क्या है रेडियो एक्टिविटी, आपको अच्छे से समझ में आएगा जब ये दो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना क्या है, जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, और उस रेडियो एक्टिविटी की वजह से जो रेडिएशन एमिट होती हैं अल्फा, बीटा और गामा, उनके बारे में जानेंगे। यूजेस क्या है रेडियो एक्टिविटी के, ठीक है, और हार्मफुल रेडिएशन जो आती हैं उसके सोर्सेस क्या क्या हैं। उसके अलावा हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन और यानी ह्यूमंस पे जो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ रहे हैं उनके बारे में, और उसके लिए हम क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस ले सकते हैं जब हम इस एनर्जी को पॉजिटिवली यूज कर रहे हों, अगर यूज करना चाहते हैं। तो जैसे कि हम सब स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जानते हैं, उसकी मिडिल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेल्स में रिवॉल्व करते रहते हैं, इतना हम सभी जानते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए, ये इस तरह से कुछ न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहते हैं, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो एक एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनमें रिवॉल्व करते हैं, यानी जो शेल्स बने हुए हैं ये एनर्जी लेवल्स हैं, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स आपने पढ़ा होगा जब नील्स बोर ने बताया था। तो जब ये मूव करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था उससे इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ, और साथ में एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर रिवॉल्व कर रहा है, रेवोल्यूशन कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो एनर्जी रेडिएट करेगा। अब एनर्जी रेडिएट करेगा तो कितनी देर तक मूव करेगा, अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मूव करते 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 न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाएगा, डाई आउट हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है, हमारे चारों तरफ जो जैसे एटम्स हैं, जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, वो ऐसा तो है नहीं कि 1000 साल पुरानी जो चीज़ है वो डाई आउट हो चुकी है, बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें मौजूद हैं। तो उसके बाद फिर ये कॉन्सेप्ट दिया गया कि मैक्सवेल का जो रूल था उसको वायलेट कर रहा था, पहला वाला जो मॉडल था एटम का। उसके बाद एक फिर नील्स बोर ने बताया कि नहीं, वो जिन ऑर्बिट्स में, जिन शेल्स में रिवॉल्व करते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं, वो स्पेशलाइज सेल है जिसमें रिवॉल्व करते वक्त इलेक्ट्रॉन एनर्जी मतलब रेडिएट नहीं करता है। जब इन शेल्स से ऊपर नीचे जाता है वो, ठीक है, जंप करेगा, ऊपर जाएगा या हायर से लोअर में आएगा, तभी एनर्जी या तो रेडिएट करेगा या तो गेन करेगा, उसको चाहिए होगी। अदरवाइज स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहलाते हैं ये, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर रहते हुए इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी का रेडिएशन नहीं करता है। नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे किसी एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो किस बात पे डिपेंड करता है, उस बात पे डिपेंड करता है कि उस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। बहुत फेमस फॉर्मूला है 2n² वाला, आप सब जानते हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जैसे आप इससे पता करना चाहते हैं तो n नंबर ऑफ शेल्स हैं, तो आपको पता करना है कि पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, n=1 रख दीजिए। तो अगर हम यहाँ पे n=1 रखते हैं तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे 2n² में। अगर आप n=2 रखते हैं तो दूसरा शेल है 2, मतलब दूसरा शेल रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इस तरह से हम सारे शेल्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। देखिए, ये सब सारे शेल्स दिए हुए हैं, KLMN सब आपने पढ़ रखा है, ठीक है। इन सारे शेल्स में, अलग अलग शेल्स में जिस नंबर का शेल होगा उस नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, हमने एटम का स्ट्रक्चर देखा, हम अंदर चलते हैं, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, तो बहुत छोटा होगा, बस एटम खुद ही इतना छोटा होता है। एटम का साइज अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻10 का रहता है, तो न्यूक्लियस का साइज उससे भी छोटा है। देखिए, न्यूक्लियस का साइज तो 10⁻⁻15 की रेंज में है, काफी छोटा होता है न्यूक्लियस आपका। न्यूक्लियस सेंटर है एटम का, उसका साइज वेरी करता है, 10⁻⁻15 या 10⁻⁻14 की रेंज में रहता है। उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, हम सब जानते हैं। चार्ज ऑन प्रोटॉन हमें पता है, मास ऑफ प्रोटॉन याद रखिएगा 1.67 है, 10⁻⁻27। चार्ज न्यूट्रॉन पे कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, और मास जो है वो न्यूट्रॉन का प्रोटॉन के अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है, ठीक है, दोनों में से। लेकिन फिर भी अगर कोई कंपेयर करे तो दोनों में से कोई ना कोई भारी होता है, जरा ये पता करिएगा, ये गूगल करिएगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर यानी कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन
किसी भी एटम में पाए जाते हैं। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में आपको हमने बताया था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। मास नंबर क्या है? मास नंबर ये है कि वो एटम कितना भारी है, और कितना भारी है ये उसके अंदर की दो मैसिव पार्टिकल्स जो है वो डिसाइड करते हैं, जो मास रखते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो आपका न्यूट्रॉन है, दूसरा आपका प्रोटॉन। तो इन दोनों को कलेक्टिवली हम मास नंबर से डिनोट करते हैं ए। ठीक है, टोटल नंबर, और इसको हम न्यूक्लियस में होने की वजह से इन दोनों को हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियॉन्स भी हैं, न्यूक्लियस में रहने वाले। ठीक है, आगे चलते हैं। एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल में हम जानते हैं कि हमारे न्यूक्लियस में जितने भी आपके जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे के चार्ज को बैलेंस करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, इसीलिए हम एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, जेड एटॉमिक नंबर है, ए मास नंबर अभी हमने पीछे देख लिया है। एटम में जो भी मास नंबर है उसको हम जेड से डिनोट करते हैं, सॉरी ए से डिनोट करते हैं, और जेड से एटॉमिक नंबर। तो देखिए सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अगर हम न्यूट्रॉन्स निकालना चाहते हैं, यहाँ पे जेड गलत लिखा हुआ है, सॉरी ये सही है। इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं, हाँ बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो मास नंबर से, मास नंबर होता है ना ए इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और जेड क्या होता है? जेड होता है आपका सिर्फ प्रोटॉन। तो अगर आप न्यूट्रॉन निकालना चाहते हैं देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट जेड फ्रॉम ए। ठीक है, एटम में सिंबल एटम का इस तरह बनता है क्योंकि एटम किससे मिलकर बना होता है। एटम में क्या क्या चीज़ें होती हैं? एटम है, अगर मान लेते हैं एक्स है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, दैट इज इट्स एटॉमिक नंबर। वो जेड से हम लिखेंगे, नीचे लिखेंगे सबस्क्रिप्ट में, और सुपरस्क्रिप्ट में क्या लिखा जाता है? मास नंबर, यानी ए। ये सिंबल सब हम सब जानते हैं, सब केमिस्ट्री में भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम आपके सामने बना हुआ है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कोई न्यूट्रॉन नहीं है। सोडियम एटम का मॉडल बना हुआ है, देखिए एटॉमिक नंबर उसका 23, मास नंबर 23 है, एटॉमिक नंबर 11 है। तो अगर अब आपसे न्यूट्रॉन निकालने को कहा जाए तो आप आसानी से बता देंगे कि वो 12 है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अब तक जो कुछ डिस्कस किया है। न्यूक्लियॉन्स किसको कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस में क्या कहलाते हैं? उसका मास नंबर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना है? उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन पे है, बस पॉजिटिव में है। ठीक है, देखिए चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? कोई भी चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन पे। नेक्स्ट, आइसोटोप्स क्या होते हैं? हाँ, आइसोटोप समझिए क्या होते हैं। अगर दो, ये देखिए जैसे कार्बन एटम है, मॉडल समझ लीजिए, जैसे गाड़ियां होती हैं उनके अलग अलग मॉडल आते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन रहती हैं गाड़ियों में, जैसे उनका कंपनी का नाम कॉमन रहेगा, और भी मान लीजिए कई सारी और चीज़ें हैं जो फैसिलिटीज़ हैं कॉमन रह सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्बन एटम दोनों में ही है। ठीक है, इसका मतलब ये कार्बन के दो मॉडल हैं। तो एक मॉडल अलग क्या क्या है? अलग ये है कि एक तो सेम है, कार्बन है। दूसरा सेम ये है कि उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, यानी एटॉमिक नंबर सेम है। तो फिर अलग क्या हुआ? इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन अलग होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग है। देखिए माइनस कीजिए तो यहाँ पे भी 6 आ रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ रहे हैं? माइनस करते हैं ना हम लोग, 12 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ 6 आ रहे हैं, और यहाँ 13 माइनस 6 करेंगे तो 7 आ रहे हैं। तो ये दोनों मॉडल्स हैं, यानी ऐसे एलिमेंट्स आपस में जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, तो वो एक दूसरे के आइसोटोप्स कहलाते हैं, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के आइसोटोप्स कहलाते हैं। ठीक है, यानी उनका मास नंबर अलग होता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन अलग होते हैं दोनों के अंदर। ठीक है, और एटॉमिक नंबर सेम होता है। क्यों सेम होता है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं उनके अंदर। ये देखिए आपके सामने हाइड्रोजन का एग्जाम्पल बना हुआ है। ठीक है, तो हाइड्रोजन में आप देखिए 3 आइसोटोप्स दे रखे हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोटियम। दूसरा दे रखा है ड्यूटीरियम जिसका मास नंबर 2 है, और तीसरा दे रखा है ट्राइटियम। ठीक है, जिसका मास नंबर 3 है, यानी मास नंबर अलग अलग हैं, आपको दिख रहे हैं। देखिए उसका रीजन है न्यूट्रॉन। देखिए यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन है, यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन है, यहाँ पे 0 न्यूट्रॉन है, लेकिन प्रोटॉन सब में सेम है। देखिए जेड सब में सेम है, जेड सब में सेम है। तो जब एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर डिफरेंट होगा तो वो आइसोटोप्स कहलाएंगे। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स याद रखिएगा। कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पे भी प्रोटॉन सेम है तीनों में, 6 6 6। ठीक है, इसके अलावा न्यूट्रॉन एक में 6 है, एक में 7 है, एक में 8 है।
तो न्यूट्रॉन अलग होते हैं तो मास नंबर अलग हो जाता है, एक का 12 है, एक का 13 है, एक का 14 है, ठीक है। क्लोरीन के बहुत फेमस आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, ठीक है। क्या डिफरेंस है? 17 17 सेम है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है, न्यूट्रॉन अलग रहे होंगे इसीलिए उनका मास नंबर अलग अलग हो गया है। हाँ, तो आइसोटोप्स के बारे में हम क्या देख रहे हैं? आइसोटोप्स क्या है आपके? आइसोटोप्स में भी दो काइंड्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? स्टेबल आइसोटोप्स और अनस्टेबल आइसोटोप्स। देखिए, स्टेबल आइसोटोप्स वो होते हैं जिसमें आपके न्यूट्रॉन बराबर हो प्रोटॉन के, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एग्जैक्टली इक्वल है या नियरली इक्वल है प्रोटॉन के, वो स्टेबल आइसोटोप्स है। अनस्टेबल आइसोटोप्स क्या है? जिसके अंदर ये कंडीशन फुलफिल ना हो रही हो। क्या हो सकता है? दो कंडीशन हो सकती हैं कि या तो नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, और या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन से ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों कंडीशंस पाई जा सकती हैं। जैसे रेडियो एक्टिव, वो ऐसे आइसोटोप्स जो हैं वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहलाते हैं। मतलब क्या हुआ? जैसे यूरेनियम, यूरेनियम 235, यूरेनियम 237, ये दो ऐसे आइसोटोप्स हैं जो रेडियो आइसोटोप्स हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन से, ठीक है। तो वो हर एक एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। ये अनस्टेबल आइसोटोप्स भी अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं, यानी वो चाहते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नियरली इक्वल हो, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस दोनों के बीच में ना हो। तो वो क्या करेंगे? अब यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, न्यूट्रॉन अगर ज़्यादा है प्रोटॉन से तो न्यूट्रॉन कम करके प्रोटॉन के बराबर आना चाहेगा, और अगर प्रोटॉन ज़्यादा है तो प्रोटॉन कम करके वो न्यूट्रॉन के बराबर आना चाहेगा। अब होता क्या है, न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्जन होता है। न्यूक्लियर जब न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होते हैं और अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से अगर प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं तो वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं। बहुत सिंपल है समझना, और यही प्रोसेस में फिर रेडिएशन से एमिट होती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है, और स्टेबल होने की सबसे प्री कंडीशन ये है कि उनके अंदर क्या बराबर होने चाहिए? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बराबर होने चाहिए। और जब ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, यानी कोई ना कोई ज़्यादा हो गया है, तो उसकी वजह से फिर अनस्टेबिलिटी आती है, और फिर वो स्टेबल होने के लिए आपस में इंटर कन्वर्जन करते हैं, फिर एनर्जी रिलीज होती है, रेडिएशन जिसको बोलते हैं। एक और वजह है जिससे होती है, देखिए एटम में क्या होता है कि अभी हम आगे कर देखेंगे, अभी पहले हम आइसोबार्स देख लेते हैं। देखिए आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स पढ़ा हमने कि जिसमें जेड बराबर था। देखिए यहाँ पे जेड अलग अलग है, यहाँ पे देखिए इसका जेड अलग है, अलग है। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग रहे होंगे, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग है, तो एटॉमिक नंबर अलग हो गया। एटॉमिक नंबर तो प्योरली नंबर ऑफ प्रोटॉन पे ही डिपेंड कर रहा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग होंगे। मास नंबर सेम है, देखिए यानी दोनों का सम सेम है। तो मास नंबर सेम हो और नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर अलग हो तो उनको हम आइसोबार्स कहते हैं, जैसे सोडियम और मैग्नीशियम। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने वाली है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, वहाँ पे हमने सेम एलिमेंट लिया था आइसोटोप्स में, यहाँ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, देखिए सोडियम मैग्नीशियम तो अलग अलग एलिमेंट की एटम है, उनके बीच हमें ये रिलेशन मिलाना होता है कि उनका मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर अगर अलग अलग है तो क्या मतलब है इसका? कि ये दोनों आइसोबार्स हैं, ठीक है। यदि एग्जाम्पल देखिए इसका, आर्गन, ठीक है, और पोटेशियम आपका कैल्शियम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 18 है नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ 19 है, यहाँ 20 है, ठीक है। बाकी 40 40 यानी मास नंबर सेम है। आइसोटोन्स क्या होते हैं? देखिए आइसोटोन्स में क्या है, अब तक हमने देखा नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो या मास नंबर सेम हो, ठीक है। मास नंबर जिसमें सेम होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग होते हैं। अब एक और बचा था आपका कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के साथ क्या होगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिन जिन चीज़ों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो जाते हैं उनको हम आइसोटोन्स बोलते हैं फिर उसके बाद, ठीक है। तो आइसोटोन्स क्या है? जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो जाए, ठीक है। तो जैसे आपको एक आइसोटोन दिख रहे हैं दो, कौन कौन से हैं? 6C14 और दूसरा है आपका 7N15। इसमें क्या है? देखिए प्रोटॉन 6 है इसके पास, देखिए इसके पास प्रोटॉन 7 है। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग हैं दोनों के, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर होंगे ऑलमोस्ट। तो न्यूट्रॉन अलग अलग है, देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन सेम है, इसके पास भी 8 न्यूट्रॉन है और इसके पास भी 8 न्यूट्रॉन है। तो ऐसे एटम्स ध्यान रहे कि जिनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन हो, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं? और डिफरेंट एलिमेंट के भी होने चाहिए, तो वो आइसोटोन्स कहलाते हैं, ठीक है। हाँ,
अब देखिए क्या हुआ कि जो एटम के अंदर स्टेबिलिटी नहीं थी, हमने स्टार्टिंग में आपको बताया, जिन एटम्स के अंदर स्टेबिलिटी नहीं थी, स्टेबिलिटी ना होने का रीजन क्या है? स्टेबिलिटी ना होने का रीजन यही है कि एटम के अंदर, अभी हम बताएंगे आपको कि फोर्सेस काम करते हैं। देखिए एटम है, ये एक एटम बनाया हमने आपके सामने, और इसके अंदर आपका न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को साथ में होल्ड करने के लिए वहां पे फोर्सेस काम करते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस जिनको कहा जाता है, वो बांध के रखते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्सेस में एक तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। अब आप सोचेंगे न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, प्रोटॉन तो पॉजिटिवली चार्ज है, एक चार्ज पार्टिकल और न्यूट्रल पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन फोर्स कैसे लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है, आपने एट्थ क्लास में पढ़ा होगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। अट्रैक्शन एक चार्ज और न्यूट्रल के बीच भी हो सकता है, लेकिन रिपल्शन सिर्फ और सिर्फ चार्ज पार्टिकल के बीच होगा। इसलिए आप पढ़ते होंगे कि रिपल्शन इज द बेस्ट टेस्ट टू चेक वेदर टू पार्टिकल्स आर चार्ज और नॉट। ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, जिसको न्यूक्लियर फोर्स हम बोलते हैं, और इसकी वजह से वो इनको बांध के रखता है। हमने बताया था अट्रैक्शन फोर्स के लिए एक बहुत बेसिक क्राइटेरिया ये है कि उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि वो फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वो भी स्क्वायर के। तो डिस्टेंस जितना भी बढ़ेगी ना, वो फोर्स उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शन में कम हो जाएगा। जैसे डिस्टेंस अगर डबल होती है ना, तो फोर्स 1/2 नहीं होगा, 1/2 से कम नहीं होगा, बल्कि 1/4 से कम हो जाएगा, क्योंकि वो स्क्वायर में रिलेट कर रही है। तो अब डिस्टेंस जब तक कम रहेगी तब तक न्यूक्लियर फोर्सेस काफी स्ट्रांगली काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्सेस के अलावा एक और फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। देखिए प्रोटॉन प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन पे रिपल्शन भी होगा। इसको कूलोम्बिक रिपल्शन कहा जाता है, यानी कूलोम्बिक रिपल्शन लॉ भी यहाँ पे रहता है। तो वो रिपल्शन लॉ भी काम करने के लिए तैयार है, बेताब है कह सकते हैं। अब न्यूक्लियर जो फोर्सेस हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस, वो तब तक डोमिनेट करते हैं जब तक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच डिस्टेंस बहुत कम है। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस के ऊपर डोमिनेट कर जाते हैं। तो लेकिन जैसे डिस्टेंस बढ़ना शुरू होती है, तो फिर अब कूलोम्बिक रिपल्शन जो होता है वो डोमिनेट करने लगता है। अच्छा, ऐसा कब होगा? रिपल्शन कब डोमिनेट करेगा, कब अट्रैक्शन जो है वो कमजोर पड़ जाएगा? वो तब होगा जब एटम का साइज बड़ा होने लगे। तो एटम का साइज अगर बड़ा होने लगा तो डिस्टेंस बढ़ेगी, और हमने बताया कि डिस्टेंस बढ़ने से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, वो कम होगा। तो कूलोम्बिक रिपल्शन एक्टिव हो जाएगा, वो दूर ले जाएगा पार्टिकल्स को। तो वो जब बड़ा होने लगेगा, तो इसीलिए एटम के जो साइज बड़े होते हैं, जो नेचर में हमें एटम ऐसे मिलते हैं जिनके साइज बड़े हैं, तो बड़े साइज के एटम अनस्टेबल हो जाते हैं। अनस्टेबल इसलिए क्योंकि उनके बीच रिपल्शन लग रहा है। रिपल्शन क्या करेगा? एटम्स को जो है वो अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है उनको दूर दूर ले जाएगा, एटम अनस्टेबल बन जाएगा। वो स्टेबल होना चाहे, तो स्टेबल होने के लिए एक ही तरीका है कि क्या करे, वो अपना साइज छोटा कर दे। साइज छोटा करने का मतलब क्या है कि मास को कम करे, जो बढ़ गया है। तो कम कैसे करेगा? तो वो रेडिएशन एमिट करता है, उस मास को एनर्जी में कन्वर्ट करके बाहर निकालता है। मास एनर्जी प्रिंसिपल आप सब जानते हैं आइंस्टाइन का। तो वो मास को एनर्जी में कन्वर्ट करके बाहर निकालेगा, वो रेडिएशन को एमिट करेगा। तो उसमें 3 तरह के रेडिएशन है। ठीक है, पहला तो अल्फा है, फिर बीटा है, फिर गामा। तो जैसे कि आप जानते हैं ये ऑब्जर्व फिनोमिना है, तो इसको सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया? तो इसको हेनरी बेक्वेल ने, जो जिनका आपके सामने फोटो बना हुआ है स्क्रीन पे, हेनरी बेक्वेल ने इसको सबसे पहले देखा कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, उनके एटम से लगातार रेडिएशंस निकल रहे हैं। तो इसको 1896 में इन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी जिसको हम आज जानते हैं। उस टाइम पे इन्होंने इन रेस का नाम बेक्वेल रेज रख दिया था, वही जैसे अपने नाम पे हो जाता है साइंटिस्ट के नाम पे। तो वहां हुआ क्या था कि फोटोग्राफिक प्लेट अफेक्ट हुई थी उन रेडिएशन से, क्योंकि वो इतनी जो है स्ट्रॉन्ग रेडिएशन थी। जब यूरेनियम सॉल्ट को रैप किया गया है ब्लैक पेपर में, ठीक है, और रख दिया गया, यूरेनियम सॉल्ट को एक ब्लैक पेपर से कवर करके रख दिया गया, तो उसके बाद देखा गया कि वो उस ब्लैक पेपर को भी क्रॉस कर गई है रेडिएशन। इतनी ज्यादा खतरनाक रेडिएशन थी, इतनी स्ट्रॉन्ग रेडिएशन थी ये। ठीक है, तो इन ऑब्जर्वेशन से इन्होंने कंक्लूड किया कि यूरेनियम और उसके सॉल्ट अपने अंदर से कुछ तरह की रेडिएशन को एमिट करते हैं, जो कि फोटोग्राफिक प्लेट के कवर को भी क्रॉस करके फोटोग्राफिक प्लेट को नुकसान पहुंचा देता है, जिसको ब्लैक से आपने रैप करके रखा हुआ था, फिर भी वो क्रॉस कर गया। इन रेस का नाम, जैसे कि हमने बताया, बेक्वेल रेस दे दिया गया, क्योंकि बेक्वेल ने इनको सबसे पहले देखा था। 3 तरह की रेस थी ये, अल्फा बीटा, नाम रख दिया गया बाद में गामा पार्टिकल्स। ठीक है, अल्फा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को बीटा कहा जाता है। अनचार्ज पार्टिकल जिनका कोई चार्ज नहीं था, सिर्फ रेडिएशंस थी, तो वो न्यूट्रल रेडिएशंस, उनको गामा कहा गया। ठीक है, ये देखिए इस तरह से।
कि जब साइज बड़ा हो जाता है, हैवी अनस्टेबल एलिमेंट यूरेनियम क्या कर रहा है, स्पॉन्टेनियस डीके कर रहा है। ठीक है, अचानक से आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते अब अच्छा कब होगा, कितनी देर के बाद होगा, कितना होगा, कुछ नहीं पता है। स्पॉन्टेनियसली डीके हो रहा है। और कैसे करता है, तो अल्फा पार्टिकल निकालेगा। अल्फा पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि एक ऐसा पार्टिकल निकलता है जिसका मास नंबर कितना है, 2 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास नंबर मतलब प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन निकलते हैं और 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं। यानी देखा जाए तो ऐसा पार्टिकल निकल रहा है, अननोन पार्टिकल ए मान लीजिए, अल्फा जिसको हम बोल रहे हैं, उसका मास नंबर कितना हो जाएगा, अगर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं तो मास नंबर तो 2+2 हो जाएगा और एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा। यानी ये देखिए 2A4। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हीलियम से बहुत ज्यादा रिसेंबल कर रही है, एग्जैक्टली सेम है। तो इसको कहा गया है कि हीलियम की तरह का एक न्यूक्लियाई है जो बाहर निकल रहा है जब अल्फा एमिशन हो रहा है। ये कह सकते हैं जब इस तरह का एमिशन होता है तो उसको हमने अल्फा एमिशन का नाम दे दिया गया। और वो बिल्कुल सेम है कि जैसे कि उस किसी एटम के अंदर से हीलियम निकल गया हो, हीलियम के बराबर, हीलियम के साइज का कोई न्यूक्लियस निकल गया हो। अच्छा, गामा एमिशन भी होता है, तो गामा में कुछ भी नहीं है, सिर्फ रेडिएशन निकल रही है। ठीक है, फिर क्या है, स्पॉन्टेनियस गामा जो होते हैं वो क्या है, ये फोटोन है, ये मासलेस है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ एनर्जी है जो निकल रही है। उसके बाद बीटा पार्टिकल भी हैं जो एमिट होते हैं। बीटा पार्टिकल भी कई तरह से एमिशन होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, देखेंगे अभी हम लोग आगे। तो जो न्यूक्लियाई इस तरह का स्पॉन्टेनियस एमिशन दिखा रहे थे, अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, ठीक है, उनको नाम दे दिया गया वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, यानी रेडिएशन को एमिट करने वाले। रेडिएशन से बना दिया कि रेडिएशन निकल रही है तो उसको हमने बताया रेडियो एक्टिव। ठीक है, एक्टिवली रेडिएशन वहां से निकल रही है। ठीक है, तो जो ऐसा सब्सटेंस जो स्पॉन्टेनियसली एमिशन करता है, रेडिएशंस का निकालता रहता है, उसको हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके फेमस है यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम, थोरियम, एक्टिनियम एक्सेट्रा। ठीक है, रेडियो एक्टिव। अब फिनोमेना कैसा है, ये न्यूक्लियर फिनोमेना है, यानी न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर होता है तो क्या इस पर कोई फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज इसको अफेक्ट करेगा, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर वाली कोई भी चीजें पार्टिसिपेट करती ही नहीं है इन रिएक्शंस में। तो ये फिनोमेना न्यूक्लियर के अंदर हो रहा है, तो कोई भी इस तरह की फिजिकल या केमिकल चेंज रेडिएशंस के नेचर को जो एमिट हो रही है उनको अफेक्ट नहीं कर सकता, या उसके रेट ऑफ डिके को, जितनी तेजी से वो निकल रही है, जितनी तेजी से एटम डिके हो रहा है, उस पे वो कोई असर नहीं डालेगी, कोई भी किसी भी तरह की फिजिकल या केमिकल रिएक्शन। देखिए रदरफोर्ड ने भी, जो आप पढ़ते थे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो गोल्ड फॉइल पे किया था, ठीक है, न्यूक्लियस का पता लगाने के लिए कि एटम के अंदर किस तरह से उसका मास अरेंज हो रहा है, कहाँ पे कंसंट्रेटेड है। तो सबने पढ़ा होगा अपने बचपन में इसके बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो उसमें उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को जो यूज किया था वो यही तो रेडिएशन थी, रेडियो एक्टिव सोर्स को यूज किया था, वहां से अल्फा पार्टिकल निकले थे। तो एक्सपेरिमेंटली इन्होंने नेचर ऑफ रेडिएशन को स्टडी भी किया था, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस निकालते हैं ये किस तरह की होती है। ठीक है, ये देखिए इसको स्टडी किया कैसे जाता है, अगर इतनी खतरनाक रेडिएशन है तो इनको क्या किया जाता है, एक ऐसे सब्सटेंस के अंदर रखा जाता है जिसको हम लेड बोलते हैं। लेड का एक चैम्बर बनाते हैं और उसको चारों तरफ से बिल्कुल सील पैक होता है, बस एक साइड पे ओपनिंग दे देते हैं, यहाँ से रेडिएशन को बाहर लाना है हमें और उनको स्टडी करना है। ठीक है, तो ये लेड क्या करता है, लेड बहुत स्टेबल है, तो ये रेडिएशन को पेनिट्रेट नहीं करने देता है अपने अंदर से। ठीक है, तो स्केप नहीं हो पाती है रेडिएशन, तो काफी सेफ रहता है इसको यूज करना। एक ओपनिंग दे देते हैं। अब हम क्या किया, हमने इसके अंदर से रेडिएशन जो निकल रही थी उसके बारे में पता करना चाहते थे क्या ये चार्ज है या अनचार्ज है, तो हमने बाहर मैग्नेटिक फील्ड स्टेब्लिश करी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लगा के हमने ये पता किया। आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर डॉट बने हैं, डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब क्या है और क्रॉस का मतलब क्या है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड में आपने इस तरह से क्रॉस भी देखा होगा और डॉट भी देखा होगा। तो यहाँ पे डॉट बना हुआ है, कहीं क्रॉस बना हुआ, हमने भी आपको बताया था। देखो ये क्रॉस डॉट का मतलब क्या है, डॉट का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड उस सरफेस से बाहर की तरफ आ रही है, और क्रॉस का मतलब ये होता है कि अंदर जा रही है। ये तो आपने सुना होगा, लेकिन ऐसा क्यों मानते हैं। देखिए एरो आपने देखा होगा, एक एरो ऐसे बना होता है और एरो का हेड इस तरह के होता है, ठीक है, ये हेड कहलाता है और ये टेल कहलाती है, और टेल में इस तरह का क्रॉस बना होता है पीछे की तरफ। ठीक है, तो अगर एरो आपसे दूर जा रहा है, अगर एरो आपसे दूर जा रहा है, ये क्रॉस कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, कुछ इस तरह का बना होता है ऐसे, अगर आप रिलेट कर रहे हैं। अगर एरो आपसे दूर जा रहा है तो अगर आप एरो की टेल अगर आपको खाली दिख रही है, ठीक है, तो टेल जो दिख रही होगी वो बिल्कुल ऐसी दिखेगी आपको। जब एरो दूर जा रहा है और कुछ दिख नहीं रहा है तो वो टेल पीछे से आपको बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसे लग रहा हो क्रॉस बना हो।
तो एरो आपसे दूर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड आपसे दूर जा रही है। क्रॉस ये दिखा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड आपसे दूर जा रही है, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर जा रही है, ठीक है, इनवर्ड। अच्छा, जब एरो आपकी तरफ आ रहा होता है तो आपको ये वाला हेड दिखता है। हेड भी क्या दिखता है, ये बस इसकी टिप दिखती है, आपकी तरफ आ रहा है बिल्कुल, तो आपको ये बस टिप दिखती है हेड की। तो टिप वो कैसी होती है, इस तरह से डॉट होती है। तो डॉट का मतलब इसीलिए यही है, जैसे एरो आपकी तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी तरफ आ रही है, बाहर आ रही है, सरफेस से बाहर आ रही है। तो ये लॉजिक है इसको इस तरह से बनाने का, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाई उन्होंने, तो अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बनाने के बाद उन्होंने ये कैसे पता किया कि भाई ये कौन सा चार्ज है किस रेडिएशन पे, तो उसके लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए थी। तो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाई जाती है हम सब जानते हैं कि फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे हम यहाँ पे, कि लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को इस तरह ओपन करिए कि तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो उसमें क्या होता है, एफ बी आई, ये फोर्स को दिखाता है, और जो फोर फिंगर है वो बी यानी मैग्नेटिक फील्ड को, और ये यहाँ पे आई मतलब करंट, ठीक है, ये करंट को दिखाती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे जो ये डॉट बने हुए हैं, डॉट का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी तरफ आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी तरफ है, तो फोर्स ऊपर की तरफ है ना, फोर्स ऊपर की तरफ है, तो ये वाली जो मिडिल फिंगर है वो आपकी इधर जा रही है। आप बनाइए, देखिए फोर्स ऊपर है और फील्ड आपकी तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर चली जाएगी, इधर की तरफ होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इधर है, इस डायरेक्शन में। इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही होगी, ऑब्वियस सी बात है। करंट इस डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रही होगी तो इलेक्ट्रॉन किधर से, करंट किधर से किधर फ्लो होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसका मतलब है ये वाला साइड पॉजिटिव होगा और ये वाला साइड नेगेटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर करंट इधर फ्लो हो रही है। तो अब देखिए यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए अल्फा पार्टिकल्स लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब वहां नेगेटिव है, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल मस्ट हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन देम, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रहा होगा तभी नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुए। अच्छा, बीटा पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए, इसका मतलब बीटा पे कैसा चार्ज होगा, बीटा पे नेगेटिव चार्ज रहा होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि इस तरह हमने इसको डिटरमाइन किया चार्जेस को। अच्छा, बीटा पार्टिकल ज्यादा झुक गए हैं अल्फा के कंपैरेटिवली, तो बीटा पार्टिकल में क्या होता है, उनका मास बहुत कम, बीटा पार्टिकल नेगेटिव है तो नेगेटिव कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मास बहुत कम है बीटा पार्टिकल का, मास कम होने की वजह से वो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है वहां पे। तो ये भी सारी चीजें याद रखिएगा, इससे कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि हमने लेड क्यों यूज किया है, बीटा पार्टिकल्स और अल्फा पार्टिकल्स का डायरेक्शन कैसे पता किया, बीटा ज्यादा क्यों झुक गया है, गामा स्ट्रेट गया है, तो उसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल, ठीक है, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट में गए वो पॉजिटिवली चार्ज रहे होंगे, हमने आपको बताया, जो कि राइट में टर्न हुए वो नेगेटिवली चार्ज रहे होंगे, जिनको बीटा नाम दे दिया, और जो अनडेविएटेड चले गए उनको हमने गामा पार्टिकल कहा, जो फोटोन भी कहते हैं उनको, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमने पता किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के तो पता कर सकते हैं आप, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में तो आपको डायरेक्टली पता है कि इधर पॉजिटिव है किधर नेगेटिव है, तो उससे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो अब देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एमिट करते हैं रेडिएशन कौन कौन सी, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, सिंपल आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट है रेडियोएक्टिव सोर्स एमिट 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन व्हिच रेडिएशन हैज जीरो मास, गामा के पास कोई मास नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, फोटोन है मासलेस। व्हिच फ्रेंच साइंटिस्ट इज क्रेडिटेड विद डिस्कवरिंग रेडियोएक्टिविटी इन 1896, हमने देखा था हेनरी बेकरेल, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले देखा था। नेक्स्ट है, ये डायग्राम में आपको पता करना है कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, तो आप आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये तो अनडेविएटेड जा रहा आपको दिख रहा है, गामा होगा, ठीक है, तो ये गामा दोनों ऑप्शन में है। फिर कह रहे हैं बी क्या है, तो देखिए सबसे ज्यादा जो था वो बीटा डेविएट हुआ था, यानी सबसे ज्यादा झुक गया था, तो सी बीटा होना चाहिए, तो सी बीटा हो गया, उसके बाद बी क्या बचा, बी अल्फा हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन, हमने आपको बताया था, इसीलिए उसको हीलियम की तरह बोलते हैं, तो वो ठीक है। फिर देखिए स्पीड क्या है अल्फा पार्टिकल की, 10⁻7 मीटर पर सेकेंड के आसपास होती है, ध्यान रखिएगा। अल्फा पार्टिकल्स आयोनाइज कर देते हैं, जिस भी एलिमेंट से पास कर, जिस भी एटम से पास करेंगे उसको आयोनाइज कर देंगे। आयोनाइज का मतलब क्या, क्यों स्ट्रॉन्गली आयोनाइज करते हैं, देखिए इनका साइज बड़ा है, क्योंकि देखिए उनके पास 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है, उनका जो मास नंबर है वो काफी ज्यादा है, तो भारी है, भारी चीज जब किसी से टकराएगी तो उस पर इफेक्ट डालेगी, तो ये ऑब्वियस है, आप लॉजिकली समझ सकते हैं। आयोनाइजिंग पावर अल्फा पार्टिकल्स की सबसे ज्यादा होती है, 100 टाइम्स होती है बीटा के, ठीक है, और 1000 टाइम्स होती है गामा के, तो इसको ध्यान रखिएगा। अल्फा पार्टिकल्स जब एनर्जी को डिसिपेट करते हैं तो या किसी भी मीडियम से पास करते हैं
ठीक है, एनर्जी रेडिएट हो जाती है, निकल जाती है, तो पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा नहीं, एनर्जी बचती नहीं उनके पास। तो देखिए इसीलिए पेपर से भी हार्डली ये पास हो जाए बहुत बड़ी बात है। वहीं पे बीटा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर उनके कंपैरिजन में ज्यादा होती है, ठीक है, और गामा की सबसे ज्यादा होती है। गामा को अगर कोई रोक सकता है वो सिर्फ लेड है, बीटा को एल्यूमिनियम भी रोक सकता है, और अल्फा को तो सकता है पेपर ही रोक लिया, ठीक है। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, हमें पता है, दे आर अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, देख चुके हैं हम लोग। अल्फा पार्टिकल फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करते हैं, बिल्कुल है। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आप सब जानते हैं, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स फ्लोरेसेंस भी क्रिएट करते हैं, जब किसी फ्लोरेसेंट मटेरियल के यानी उस पर चमक ब्राइटनेस क्रिएट होती है। इनकी काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा होती है, उनके पास मोमेंटम भी होता है। इनको किसी भी एटम के न्यूक्लियस पे बम्बार्ड किया जाता है स्टडी करने के लिए उसके अंदर, या दूसरे एटम में कन्वर्ट करने के लिए भी, यानी एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में जब कन्वर्ट करते हैं तो भी इनको उस एलिमेंट के न्यूक्लियस पे अटैक कराया जाता है, और जब कन्वर्जन हो रहा है पूरी तरह से उसको बोला जाता है ट्रांसम्यूटेशन। जैसे आपने वायरस के बारे में बहुत सुना होगा, वायरस म्यूटेट कर रहा है, ठीक है, चेंज हो रहा है। अल्फा पार्टिकल्स लिविंग सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और उसके अंदर बायोलॉजिकल डैमेज क्रिएट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो जाते हैं जब आप उसको माइका या गोल्ड फॉइल से पास करते हैं, वही रदरफोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल देख लेते हैं। बीटा पार्टिकल फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको एक न्यूक्लियस के एटम से जो एमिट होते हैं। रेस्ट मास क्या होता है बीटा पार्टिकल का? बीटा पार्टिकल का रेस्ट मास है 9.1 × 10⁻⁻31, क्योंकि ये बहुत हल्के हैं तो ये बहुत तेजी से मूव करते हैं, तो फिर इनका मास स्टैटिक नहीं रहता है, जब ये मूवमेंट कर रहे होते हैं वेरिएबल होता है, वेरी करना शुरू कर देता है। इसीलिए जो हम मास याद करते हैं इलेक्ट्रॉन का वो रेस्ट मास होता है, ध्यान रखिए। चार्ज अब सबको पता है। स्पीड देखिए, बहुत बहुत पास है स्पीड ऑफ लाइट के। कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के बहुत करीब पहुंचता है तो उसका मास वेरी करने लगता है। बीटा पार्टिकल आयनाइज कर देते हैं जिस भी गैस से पास होते हैं, ठीक है, उसको भी, लेकिन आयनाइजिंग पावर अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में काफी कम होती है। और लेकिन जो आपकी गामा रेडिएशन है उनसे ज्यादा ही होती है, ठीक है, काफी ज्यादा ही होती है। तो ये 1000 टाइम्स इसको। बीटा पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज में, सो ये कई हम देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट होते हैं, ये रिफ्लेक्ट हो जाते हैं मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड से। फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। ये भी फ्लोरेसेंस क्रिएट करते हैं, ब्राइटनेस क्रिएट करते हैं जब कोई फ्लोरेसेंट मटेरियल पे स्ट्राइक होते हैं। एक्सरेज प्रोड्यूस करते हैं बीटा पार्टिकल, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जब उनको ठीक है। बीटा पार्टिकल्स बायोलॉजिकल डैमेज ज्यादा क्रिएट करेंगे इन कंपैरिजन विद अल्फा पार्टिकल्स, क्योंकि वो इजीली पास कर जाएंगे हमारी स्किन से। गामा पार्टिकल की आप पढ़ते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज क्या होती है। गामा पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, जैसे एक्सरेज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, इसको हमने आप लाइट चैप्टर में पढ़ा था स्पेक्ट्रम में। गामा पार्टिकल्स से स्पीड ऑफ लाइट से ही मूव करते हैं, जैसे सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करती हैं, उनकी सब कॉमन चीज वही होती है उनके बीच में। उनकी आयनाइजिंग पावर बहुत कम है क्योंकि मास ही नहीं है, मास नहीं होगा तो आयनाइज कैसे करेंगे, उस पर कैसे इफेक्ट डालेंगे जिससे टकराएंगे। पेनिट्रेटिंग पावर बहुत हाई होती है, ठीक है। गामा रेडिएशंस रिफ्लेक्ट नहीं होती है इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल नहीं होते हैं, ठीक है, न्यूट्रल। फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती है, ठीक है, फ्लोरेसेंट मटेरियल पे फ्लोरेसेंस भी क्रिएट करती है। हाँ, ये डिफ्रैक्ट हो जाती है जब इनको एक्सरे से पास कराया जाता है, इन क्रिस्टल्स के थ्रू निकाला जाता है, गुजारा जाता है। ये एक्सरे और गामा की दोनों की सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, बस दोनों का ओरिजिन अलग है। ये न्यूक्लियस के अंदर क्रिएट हो रही है और न्यूक्लियस के बाहर होती है एक्सरेज। गामा रेडिएशंस हमारी ह्यूमन बॉडी से पास हो सकती है, तो हमने गामा फोटॉन के बारे में बताया भी था जब स्पेक्ट्रम पढ़ा रहे थे कि कैसे हमारे डीएनए को अफेक्ट करता है, अंदर बहुत हाई एनर्जी फोटॉन होते हैं। बट इसीलिए इनको कैंसर के ट्रीटमेंट में कैंसर सेल को मारने के लिए यूज भी किया जाता है। देखिए, न्यूक्लियस के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो हमने देखा कि एक पेरेंट न्यूक्लियाई है जो अनस्टेबल था, फिर उसने कुछ रेडिएशन को एमिट किया, सपोज करिए अल्फा को, और एक डॉटर न्यूक्लियाई है अपने से मोर स्टेबल कंडीशन में वो चला गया, और एज ए रिजल्ट होता क्या है कि उसके अंदर जो निकला है वो क्या लेकर निकला है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन लेकर निकला है। आप सोचिए 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन लेकर निकला है तो ओरिजिनली उसने कितना मास नंबर कम कर दिया होगा। मास नंबर का मतलब क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो मास नंबर कितना कम हो गया होगा, 4 से कम हो जाएगा, 2 2 4। और एटॉमिक नंबर में 2 प्रोटॉन भी लेकर निकला है तो एटॉमिक नंबर भी आपका 2 से कम हो जाएगा। इसीलिए मास नंबर जो है वो 2 से कम हो जाता है, ये 4 से कम हो जाता है मास नंबर, क्योंकि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन लेकर निकला है, और एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है।
जब एक अल्फा पार्टिकल निकलता है, क्योंकि हीलियम कॉन्फ़िगरेशन बराबर है उसी के जैसा है, तो उतना ही कमी वो कर देता है अपने ओरिजिनल अपने पेरेंट न्यूक्लियाई में। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। क्या हमने बताया था आपको न्यूक्लियर फोर्सेज और कूलोम्बिक रिपल्शन दोनों के बारे में स्टार्टिंग में, कि न्यूक्लियर फोर्सेज की वजह से जो एटम है वो स्टेबल रहता है जब तक वो डोमिनेट करते हैं, लेकिन जैसे ही उनके बीच का साइज बढ़ने लगता है तो कूलोम्बिक रिपल्शन फिर वो खींचने लगता है, तो उसकी वजह से अनस्टेबल हो जाता है। तो अनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए करते क्या है, ये अनस्टेबिलिटी को कैसे दूर कर रहे हैं? अनस्टेबिलिटी को ऐसे दूर कर रहे हैं कि हम न्यूक्लियर फोर्सेस जब भी कम हो जाएंगे कूलोम्बिक रिपल्शन से, डिस्टेंसेस बड़ी हो जाएंगी, तो अनस्टेबल हो जाएगा, तो आपको साइज को डिक्रीज करना है सिंपली, और कुछ नहीं करना है। जिसकी वजह से वो अनस्टेबिलिटी क्रिएट हुई है उसको हटाइए, कॉज हटाइए वहां से। तो यहाँ पे लार्ज न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं और अल्फा डीके करते हैं, फिर वो कुछ मास एक्स्ट्रा अपने अंदर से बाहर निकालेंगे, तब वो साइज डिक्रीज होगा। ठीक है, उसी की वजह से अल्फा डीके हुआ है यहाँ पे। साइज सब में स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी को दूर कैसे कर सकते हैं? जो अनस्टेबिलिटी आई है साइज के बढ़ने की वजह से, तो जिसकी वजह से आई है वही कॉज है, उसको कम कीजिए, यानी साइज को डिक्रीज कीजिए। और साइज को डिक्रीज करने के लिए आपको अपना मास बाहर निकालना पड़ेगा, जो कि एनर्जी की फॉर्म में रेडिएट होता है, अल्फा पार्टिकल को रेडिएट कर देता है। तो सबसे ज्यादा मास तभी बाहर निकलता है जब अल्फा पार्टिकल का रेडिएशन टेक प्लेस करता है। ये बात को याद रखिएगा। देखिए आप बीटा एमिशन क्या होता है? बीटा एमिशन में क्या हो रहा है? बीटा एमिशन क्यों टेक प्लेस कर रहा है? बीटा एमिशन टेक प्लेस करता है कि जब न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो है वो बिगड़ जाता है। देखिए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो बराबर रहना चाहिए आइडियली, ठीक है, बराबर हो या ऑलमोस्ट बराबर हो, और बहुत ज्यादा दोनों में डिफरेंस ना हो। तो आइडियल रेशियो क्या है कि अगर मान लीजिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हो गया, और कितना ज्यादा हो गया कि अगर हम उसका रेशियो निकालें तो वो ग्रेटर देन 1.5 आ रहा है, इस केस में बीटा एमिशन की जरूरत पड़ेगी। कैसे? बराबर करने की कोशिश करेंगे, बराबर करने की कोशिश करेंगे तो न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए हैं प्रोटॉन से, तो न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट होना पड़ेगा। ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, कन्वर्जन में फिर एनर्जी निकलती है। अच्छा, कैसे कन्वर्ट होता है? आपको पता है कि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाएंगे पहले न्यूक्लियस से। भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गया, न्यूट्रॉन के ऊपर क्या है? 0 उसका 1 उसका मास है मान लेते हैं, और 0 उसका चार्ज है। अब न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो ध्यान से देखिए कि प्रोटॉन के पास तो मास भी है और चार्ज भी है, तो अब ये रिएक्शन तो बैलेंस है नहीं कि ये चार्ज कहाँ से है, रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे आप? तो आपको राइट साइड में क्या करना पड़ेगा? इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक ऐसा पार्टिकल मानना पड़ेगा जिसके पास चार्ज तो हो लेकिन मास ना हो, क्योंकि मास तो ऑलरेडी बराबर है दोनों साइड का। तो हमने फिर एक वो इलेक्ट्रॉन ही है जिसका मास नेग्लिजिबल होता है लगभग, तो बीटा पार्टिकल हमने माना जो कि इलेक्ट्रॉन है बेसिकली। तो बीटा पार्टिकल के पास क्या होगा? मास 0 होगा लेकिन चार्ज -1 होगा। अब ये देखिए जो आपकी रिएक्शन है ये दोनों तरफ से बैलेंस्ड है। अच्छा, सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मास या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही हमें नहीं देखना है यहाँ पे, बल्कि आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होता है। तो ये देखा गया कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी ये वायलेट कर रहा होता है जब हम इसको देखते हैं कि भाई इस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये होता है कि जैसे आपने गन है तो आपने गन चलाई, तो आपने जब गन चलाई तो गन से गोली जिस डायरेक्शन में निकली है, गन उसके ठीक उस अपोजिट डायरेक्शन में पीछे जाती है, जिसको रिकॉइलिंग बोलते हैं। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन हुआ, पीछे की तरफ गई। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे देखा ही जा रहा था कि जिस न्यूक्लियस से, ठीक है ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से जो बीटा पार्टिकल निकल रहा है, तो बीटा पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में निकल के जा रहा है तो न्यूक्लियस को इसी के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में पीछे आना चाहिए। रिकॉइलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट होता है मोमेंटम का, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेकिन हो क्या रहा था? इसके ठीक अपोजिट हो रहा था कि हो ये रहा है कि जो बीटा पार्टिकल है वो सपोज कीजिए इस डायरेक्शन में निकल के जा रहा है, और जो आपका न्यूक्लियस है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, रिकॉइलिंग इस डायरेक्शन में हो रही है। तो बिल्कुल अजीब था, एब्सर्ड था, ये कंजर्वेशन ऑफ मूवी तो पता ही नहीं चल रहा है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी वायलेट हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी वायलेट हो रहा था। तो इन सबको बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने ये सोचा कि इसका मतलब ये है कि कोई और पार्टिकल्स भी निकल रहे होंगे, किसी और डायरेक्शन में निकल रहे होंगे जो हमें दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पहले ये चीज स्टैब्लिश की जा चुकी है, माना जा चुका है, आपने एक रूल बना लिया है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करेगा, कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड करेगा जब भी कोई रिएक्शन टेक प्लेस करेगी। तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर आपको दिख नहीं रहा है, आपको ऐसा दिख रहा है कि तो वायलेट हो रहा है, वो पार्टिकल आपको दिख नहीं रहा है बैलेंस करने वाला, तो हमने मान लिया कि वहां पे कोई और पार्टिकल भी निकल रहा होगा। ये देखिए आपने बीटा पार्टिकल तो यहाँ दिया हुआ है निकलते हुए, जो हमने यहाँ पे भी लिखा, तो उसके साथ इन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एनर्जी को बैलेंस करने के लिए भी, कंजर्वेशन ऑफ
कंजर्वेशन के लॉ को फॉलो करवाने के लिए फिर एक पार्टिकल और माना गया जिसको हम कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो, वो भी निकलता है। ठीक है, उसके बाद ये रिएक्शन पूरी तरह बैलेंस हो जाती है। ठीक है, तो वो ये पार्टिकल इसलिए माना गया, इसके बारे में आप हायर क्लासेस में और पढ़ेंगे, हम कभी एक्स्ट्रा क्लास लेंगे इसके ऊपर, तो आपको न्यूट्रिनो के बारे में, उसकी हिस्ट्री, वो कहाँ से आया, क्या है यूटिलिटी, सब बताएंगे। तो अभी के लिए इतना आप समझिए। तो जब अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या करता है, जो उसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हो जाते हैं, यानी 1.5 से रेशियो बढ़ने लग गया, तो वो क्या करेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा। ठीक है, और रिएक्शन को इस तरह से बैलेंस करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है कार्बन का। कार्बन में क्या हो रहा है, कार्बन में देखिए 14, वो कार्बन में जो आपके न्यूट्रॉन है वो ज्यादा है प्रोटॉन से, तो न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो देखिए एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, 6 से 7 हो गया। और अब उसको बैलेंस करने के लिए बीटा पार्टिकल एमिट हुआ उसके अंदर, एंटी न्यूट्रिनो, वो सारी चीजें। तो जो कार्बन है वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या एमिट करके हो रहा है, यानी कार्बन जो था 6C14 जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसका मतलब वो अपने आप को अपने अंदर से एक बीटा पार्टिकल एमिट करके वो स्टेबल कंडीशन में आता है, यानी क्या बन जाता है, नाइट्रोजन बन जाता है। यहाँ पे देखिए आपको 7 जो जितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। यहाँ पे ये स्टेबल कंडीशन है, 7 और 14 की स्टेबल कंडीशन है। आगे चलते हैं हम लोग। अब ये देखिए बीटा एमिशन जो होता था, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो जब डिस्टर्ब होता है तभी बीटा एमिशन टेक प्लेस करता है। तो इसके ऊपर स्टडी की गई। ठीक है, जो एलिमेंट ऐसा करते थे उनको रखा गया और जो एलिमेंट स्टेबल थे उन सबको लेकर स्टडी की गई। तो उसपे एक इस तरह का स्टेबिलिटी कर्व बनाया गया। स्टेबिलिटी कर्व क्या होता है, इसमें आपको देखिए एक बीच में जिगजैग करती हुई ब्लैक कलर की लाइन दिख रही होगी, जिसको मैंने अभी रेड से हाईलाइट किया है। ये जिगजैग करती हुई जो लाइन है, ये लाइन वो है, ये वो एलिमेंट है जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बराबर है, तो वो इस स्टेबिलिटी कर्व पे लाई करते हैं। अच्छा, जिन एलिमेंट्स में ये रेशियो डिस्टर्ब होता है तो वो इसके या तो ऊपर लाई कर रहे हैं, यानी यहाँ पे लाई कर रहे हैं, या यहाँ पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों में या तो यहाँ वो एलिमेंट लाई कर रहे हैं या यहाँ लाई कर रहे हैं। ठीक है, जिनमें ये रेशियो बराबर नहीं है। अच्छा, आपको पता है कि उन्होंने वाई एक्सिस पे न्यूट्रॉन लिए हैं, एक्स एक्सिस पे प्रोटॉन लिए हैं। तो इसका मतलब है कि जब भी स्टेबिलिटी कर्व से कोई वाई एक्सिस की तरफ जो एटम्स पाए जा रहे होंगे उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे, ये सब हम ग्राफ से अच्छी तरह जानते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, और नीचे जो लाई कर रहे हैं वो देखिए एक्स एक्सिस की तरफ झुक रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है न्यूट्रॉन से। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर ज्यादा है तो वो न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा प्रोटॉन में। ठीक है, न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा प्रोटॉन में। तो न्यूट्रॉन का कन्वर्जन तो प्रोटॉन में हम देख चुके हैं, अभी पीछे देखा था हमने, एक प्रोटॉन में ये 1 और एक बीटा पार्टिकल एमिट होगा। ठीक है, जिसका चार्ज जिसका मास हम 0 लेंगे लगभग, और जिसका चार्ज क्या होगा, -1 होगा, एंटी न्यूट्रिनो होगा। ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो प्रोटॉन अगर ज्यादा हो गए तो वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होना पड़ेगा उनको। अब अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो चलिए देखते हैं होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए एक प्रोटॉन पे एक चार्ज है, मास भी एक है, और वो जा रहा है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होने। तो न्यूट्रॉन में नीचे जो ऊपर चार्ज जो होगा वो तो 0 होगा और मास 1 हो गया। लेकिन अब यहाँ पे चार्ज को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, यानी चार्ज आपको एक्स्ट्रा चाहिए, दोनों साइड रिएक्शन बैलेंस होनी है। तो अब आपको एक ऐसा बीटा पार्टिकल निकालना पड़ेगा जिसके पास चार्ज तो हो लेकिन मास ना हो। ठीक है, तो मास 0 हो गया, वो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो इसको ये पॉजिटिव बीटा पार्टिकल है। ठीक है, ये पॉजिटिव बीटा पार्टिकल है जिसको पॉजिट्रॉन भी कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो अपोजिट पार्टिकल है, हर एक का एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है नेचर में। ठीक है, हर एक का, और वो जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एक दूसरे के एग्जिस्टेंस को खत्म कर देते हैं। मैटर एंटी मैटर, इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रिनो का एंटी न्यूट्रिनो। तो यहाँ पे न्यूट्रिनो नहीं निकलता है, सॉरी एंटी न्यूट्रिनो नहीं निकलता है, बल्कि न्यूट्रिनो निकलता है। ऐसे बी से बनाएंगे, उसके ऊपर बार लग गया तो एंटी न्यूट्रिनो हो गया। तो इस तरह से ये 2 तरह के एमिशन टेक प्लेस करते हैं। और भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है, बहुत सारी चीजें जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो ग्रेजुएशन लेवल पे मैंने पढ़ी है, तो मुझे वो सब आइडिया है, तो मैंने अभी इसको इंक्लूड किया था कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग है, जो 12th में भी नॉर्मली नहीं बताई जाती है, या डिपेंड करता है कौन टीचर पढ़ा रहा है, उसमें कितना डेप्थ में फिजिक्स को पढ़ा है। तो मैंने फिजिक्स पे ही अपना पूरा जो आगे की स्टडीज है फिजिक्स में ही की है, तो इसलिए वो चीज़ें बताने में ज़्यादा आसानी होती है यहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी जो ग्रेजुएशन लेवल में, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में बताई जाती हैं अच्छे से मॉडर्न फिजिक्स में। तो ये क्या बोलते हैं, इस तरह से ये एमिशंस टेक प्लेस करते हैं। ठीक है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो याद रखिएगा, बीटा एमिशन में 2 तरह के बीटा एमिशन होते हैं, एक में पॉजिटिव बीटा एमिशन, एक नेगेटिव बीटा एमिशन। ठीक है, यानी एक में जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, एक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, एक में आपका नेगेटिव बीटा पार्टिकल निकलेगा। ठीक है,
और दूसरे में पॉजिटिव बीटा पार्टिकल निकलेगा आपका। नेगेटिव में क्या होने वाला है, यानी चार्ज नेगेटिव होगा, पॉजिटिव में चार्ज पॉजिटिव होगा। क्लियर है। एक में उसके साथ में एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, एक में न्यूट्रिनो निकलेगा। इतना याद रखिए, बहुत ही मोर सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया बीटा डीके में, यहाँ पे बोरॉन कन्वर्ट हो रहा है कार्बन में। ठीक है, 5 12 है, तो देखिए यहाँ पे प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए, इसका मतलब पहले न्यूट्रॉन ज्यादा रहे होंगे, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में कन्वर्जन हुआ है। ठीक है, ये देखिए नेगेटिव बीटा पार्टिकल इसीलिए इलेक्ट्रॉन लिखा है यहाँ पे। तो इस तरह से कन्वर्जन टेक प्लेस करता है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज, बीटा एमिशन जो हो रहा है उसका एक और हम आपको अच्छा इंटरेस्टिंग रीजन बताते हैं। देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ एनर्जी लेवल्स, सॉरी न्यूक्लियस के चारों तरफ एनर्जी लेवल्स पाए जाते हैं, हम सब जानते हैं कि न्यूक्लियस में क्या होता है। न्यूक्लियस में आपका ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या है, आपको जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो एनर्जी लेवल्स में कर रहे होते हैं। पहला एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी हमने देखा था। तो एनर्जी लेवल्स ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ही एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के बाहर ही पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल्स होते हैं। देखिए आपके सामने बना हुआ है, ये देखिए, ये न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी लेवल्स है, और इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अंदर उसी एनर्जी लेवल्स में रहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखिए आपके पास ये न्यूट्रॉन है, ठीक है, और दूसरा वाला तो प्रोटॉन मान लेते हैं, ये प्रोटॉन। और यहाँ पे दिख रहा है आपको साफ साफ कि हर एक एटम अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, और स्टेबिलिटी आती है एनर्जी लेवल को जितना कम से कम रखें, अपनी ओवरऑल एनर्जी को कम करने की कोशिश करते हैं, डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं, ताकि एक्साइटेड स्टेट में ना रहे, अपनी स्टेबल स्टेट में आ जाए। तो अब देखिए यहाँ पे एनर्जी लेवल्स आपको दिख रहे हैं। देखिए अगर मान लेते हैं इसको हम, ये एनर्जी E1 है, ये E2 है, ठीक है, ये E3 है, ये E4 है। तो ये E4 एनर्जी लेवल तक ये वाला एटम आराम से है, लोअर एनर्जी लेवल है। जबकि इधर देखिए, इधर एनर्जी लेवल में न्यूट्रॉन तो E3 तक आकर खत्म हो गए, लेकिन प्रोटॉन कहाँ तक जा रहे हैं, E4, ठीक है, E5 तक चले गए। तो अब ये क्या करेगा, ये हायर एनर्जी में है, दूसरा वाला ये कोशिश करेगा कि हम अपने पूरे सिस्टम की एनर्जी को कम करें। कम करने का तरीका ये है कि यहाँ पे देखिए 2 स्लॉट खाली है अभी। अगर ये दोनों प्रोटॉन्स को किसी तरह यहाँ लाया जा सके, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे सिस्टम की एनर्जी को E4 पे ही ला सकते हैं, यानी कि लोअर एनर्जी लेवल पे ला सकते हैं। तो इसी की कोशिश करता रहता है। इसीलिए अब क्या होगा, प्रोटॉन को अगर आप इधर लाएंगे तो क्या होगा, उसको न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको ऐसा करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए कन्वर्ट होता है ताकि वो पूरे सिस्टम को एक स्टेबल स्टेट में ला सके, लोअर एनर्जी स्टेट में ला सके। समझ गए होंगे आप लोग। ये एनर्जी को कम करने की वजह से ये बीटा एमिशन टेक प्लेस कर रहा है। ठीक है, दोनों में से जो भी, अगर प्रोटॉन हायर पे है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होंगे, न्यूट्रॉन हायर पे है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा। तो ये कन्वर्जन इसी वजह से होता है कि इनके अंदर भी एनर्जी लेवल्स पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन में जब वो इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर से लोअर, तो वो एनर्जी एमिट करता है, वो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होती है, यानी ईवी में ही होती है। जबकि इसके अंदर जो एनर्जी, जब ये लोग ऊपर से नीचे आते हैं, यानी हायर से लोअर में आते हैं ना, तो फिर जाहिर बात है एनर्जी एमिट करेंगे, लेकिन ये जो एनर्जी एमिट होती है ये MeO में होती है, यानी उससे कहीं ज्यादा होती है। तो इसीलिए न्यूक्लियस के अंदर जो कन्वर्जन टेक प्लेस होता है तो एनर्जी बहुत ज्यादा एमिट होती है। गामा जो निकलता है वो बहुत हाई एनर्जी फोटोन है, इसीलिए वो हमारे DNA तक को इफेक्ट डाल देता है, अंदर बायोलॉजिकल डैमेज क्रिएट करता है, क्योंकि वो अंदर से जो निकल रहा है ना न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी बहुत बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल्स में हायर से लोअर में आके एनर्जी एमिट करते हैं। वो एनर्जी से यहाँ कहीं ज्यादा एनर्जी एमिट होती है। ठीक है, ये देखिए इसके सामने बना हुआ है, ये बीटा एमिशन हुआ, एग्जाम्पल हमने लिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए E3 पे आना चाहेगा, ये E4 से E3 पे आना चाहता है, तो क्या करेगा, यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन क्या है, हायर एनर्जी स्टेट में चला गया, तो अगर ये समहाउ इसको यहाँ ले आए प्रोटॉन के पास, लेकिन यहाँ लाने के लिए आपको प्रोटॉन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये तो प्रोटॉन। तो ये कन्वर्जन इस तरह से न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में होगा, तो पूरा सिस्टम आपका E3 पे आ जाएगा। ठीक है, E3 पे आ जाएगा, स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। तो बोरॉन का जो इसमें कार्बन में कन्वर्जन हो रहा है उसका रीजन यही है, यहाँ पे न्यूट्रॉन 7 है, प्रोटॉन 5 है। तो न्यूट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जंप करके आएगा तो प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे और इवन बराबर हो जाएंगे, तो स्टेबल स्टेट मिल जाएगी, लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा, और आपको पता है यहाँ से बीटा एमिशन हुआ। ठीक है, क्लियर है। ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा
आइए इस तरह से क्लियर हो गया होगा आपको। ये इस तरह से ये लेसर एनर्जी स्टेट में आना चाहते हैं। ये न्यूक्लियन एनर्जी जो है अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कलेक्टिव एनर्जी को हम न्यूक्लियन एनर्जी बोलेंगे। तो वो जब कम हो जाती है, वो लेस एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं, जैसे ये है, तो ये ग्रेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, वहाँ पे कंपैरेटिवली। अब आते हैं हम लोग गामा एमिशन की तरफ। गामा एमिशन क्या होता है? गामा एमिशन ये होगा कि आपका जो पेरेंट न्यूक्लियाई है, ठीक है, वो पेरेंट न्यूक्लियाई क्या करेगा, आपका यहाँ से एक्साइटेड न्यूक्लियस स्टेट में है, वो डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा और सिर्फ यहाँ पे एनर्जी ही निकलती है, यहाँ पे मास में किसी भी तरह का कोई कन्वर्जन नहीं होता है, ठीक है। अब इफेक्ट क्या पड़ता है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि अल्फा बीटा गामा के रेडिएशन से भाई क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो अब आप बहुत अच्छी तरह चीज़ें समझ चुके हैं, रटने की जरूरत नहीं है आपको, क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, जब ये एमिट करेगा तो क्या इफेक्ट डालेगा। देखिए, तो बताया कि अगर अल्फा एमिशन है तो 2 प्रोटॉन लेकर जा रहा है तो 2 से कम कर देगा, ठीक है। मास नंबर में न्यूट्रॉन भी लेकर जाता है 2, ये तो टोटल मास नंबर 4 से कम हो जाएगा, क्योंकि वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से मिलकर बनता है। बीटा एमिशन में आपको बताया कि न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो प्रोटॉन बढ़ रहा है, और आपके सिलेबस में जो बीटा एमिशन है वो नेगेटिव बीटा एमिशन है, तो उस बीटा एमिशन में हमेशा न्यूट्रॉन ही प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे, और ऐसा करने में हमेशा प्रोटॉन इंक्रीज ही करेगा 1 से, ठीक है, बाकी तो कुछ होता नहीं है। तो मास नंबर तो बदलेगा नहीं, क्योंकि अंदर जितने न्यूट्रॉन थे और प्रोटॉन थे वो तो अंदर ही है ना, ना बाहर से कोई अंदर आया ना अंदर से कोई बाहर गया, तो ये तो मास नंबर जो है वो सेम ही रहेगा, आपका मास नंबर चेंज नहीं होने जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत लॉजिकली समझिए, चीजें रटने की जरूरत नहीं है। बीटा एमिशन हुआ है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है, ना कोई बाहर गया ना कोई अंदर आया, तो मास नंबर कहाँ बदल गया? न्यूट्रॉन कम हुए प्रोटॉन ज्यादा हो गए, तो प्रोटॉन को 1 से बढ़ा दीजिए आप। गामा में कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक है, कोई नहीं चेंज होता है। चलिए पढ़ लेते हैं। रेडिएशन सफरिंग द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड, बीटा पार्टिकल क्योंकि उनका मास कम है, ठीक है। अगला, अल्फा बीटा रेडिएशन असेंडिंग ऑर्डर में बायोलॉजिकल डैमेज, सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल डैमेज आपका गामा देगा, ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा है, फिर बीटा, फिर अल्फा। स्पीड क्या है गामा की? वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं। नेक्स्ट क्या है? व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट व्हेन एन अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड। अल्फा पार्टिकल एमिट होगा तो क्या होगा? अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन कितने कम हो गए या ज्यादा हो गए? 2 से कम हो जाता है प्रोटॉन, हमने देखा था, तो डिक्रीजेस बाय 2। यूजेस क्या है रेडियो एक्टिविटी के? मेडिकल यूज है, ठीक है, साइंटिफिक यूज है, इंडस्ट्रियल यूज है, तीनों तरह के यूज हम देखने वाले हैं। सबसे पहला कैंसर, रेडियोथेरेपी से इसको कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, ठीक है। गामा रेडिएशन, जो कोबाल्ट 60 है उसके अंदर से गामा रेडिएशन निकलती रहती हैं, उन्हीं को हम यूज करते हैं कि हम जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, यानी जो अपनी आखिरी स्टेज में पहुंच गया है, बहुत खराब कंडीशन में पहुंच गया है, उसमें सेल्स को किल कर देते हैं, उन सेल्स को मार देते हैं जो इस तरह की सेल्स होती हैं, ताकि बाकी सेल्स को बचाया जा सके, तो उसमें हम इसका यूज करते हैं। ब्रेन ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने के लिए, ब्लड क्लॉट्स को डिटेक्ट करने के लिए इस तरह के रेडियो सोडियम क्लोराइड को इंजेक्ट किया जाता है, और वो हमारी ह्यूमन बॉडी में जाकर जो ब्लड के अंदर की रेडियो एक्टिविटी है उसको ट्रेस करते हैं। इसको ट्रेसर्स भी बोलते हैं, ऐसे जो चीज़ों को वो ट्रेस करते हैं, ठीक है। अंदर वो जाकर पता लगा लेते हैं कहाँ पे वो सोडियम जो है वो जमा हुआ है, कहाँ पे उसका सॉल्ट एक्यूमुलेट हो गया है, ब्लड क्लॉट हुआ है, तो वो प्रोसेस रेडियो कार्डियोलॉजी कहलाती है, ठीक है। तो ये देखिए ट्रेसर्स कहलाते हैं। वीक रेडियो आइसोटोप्स, ठीक है, जैसे आपका जो वैक्सीन बनती है उसमें भी जो ओरिजिनली वायरस है उसी का आपका माइल्ड सिम को डाला जाता है, आइसोटोप कह लीजिए, या माइल्ड वर्जन डाला जाता है, ठीक है। डायग्नोसिस में इसको यूज करते हैं लोग ट्रेसर्स की तरह। हाँ, जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, सर्जिकल इक्विपमेंट होते हैं जो ऑपरेशंस में ड्रेसिंग में यूज किए जाते हैं, उन सबको स्टेरिलाइज करने में, जर्म फ्री बनाने में यूज करते हैं उसको हम, ठीक है। अच्छा, इसको जर्म फ्री गामा रेडिएशन के अलावा भी हीटिंग मेथड से बनाया जा सकता है। तो पूछ सकते हैं कि भाई वो क्यों नहीं यूज करते, तो आप कहेंगे उससे ज़्यादा ये चीपर होता है, ईजी होता है, ईजी प्रोसेस है, रिलायबल प्रोसेस है ज़्यादा हीटिंग से, तो हम इसलिए गामा रेस को पास करा के उसको स्टेरिलाइज करते हैं, जर्म फ्री बनाते हैं, ठीक है, साफ करते हैं। साइंटिफिक यूजेस क्या क्या है? मेडिकल यूजेस हमने देख लिए। तो अल्फा पार्टिकल्स को देखा तो रेडियो आइसोटोप्स में मतलब जो निकलती है रेडियो आइसोटोप्स से, उनको न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टडी करने में उनके प्रोजेक्टाइल्स की तरह यूज किया जाता है, ठीक है, जैसे वो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी आपको बताया। रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स भी होते हैं, जैसे पीछे देखा तो उनको एग्रीकल्चरल साइंस में प्लांट की ग्रोथ की स्टडी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। प्लांट को कितना मेन्योर चाहिए, ठीक है, आपको पता है 3 तो केमिकल्स हैं जो प्लांट को चाहिए ही चाहिए, ठीक है। आपको पता है नाइट्रोजन, पोटाश और पोटेशियम, ये 3 तो मतलब इसके बगैर प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो नहीं सकती, तो कितने कितने रेशियो में चाहिए, किस प्लांट की रिक्वायरमेंट क्या है, सबको स्टडी करने के लिए इनको ट्रेसर्स की तरह यूज किया जाता है, ये ट्रेस करते हैं।
कार्बन डेटिंग बहुत फेमस है कि कोई भी आपको फॉसिल मिला और वो कितना पुराना है, ठीक है, एनिमल रिमेन्स या प्लांट रिमेन्स है, ह्यूमन रिमेन्स, वो कितना पुराना है, उसको पता करने के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। क्यों ऐसे कैसे पता कर लेते हैं? अब ये जो आपकी बॉडी के अंदर कोबाल्ट जो कार्बन 14 है, यानी जो अनस्टेबल आइसोटोप है वो पाया जाता है, यानी रेडियो आइसोटोप ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो जब तक ह्यूमन बॉडी जिंदा रहती है तब तक तो वो इंटैक्ट रहता है, लेकिन जैसे ही ह्यूमन बॉडी डेड हो जाती है तो तब से वो भी डिके करना स्टार्ट करता है। तो हम उसकी डिके की प्रोसेस को स्टडी करते हैं। जैसे आज मिला आपको, तो आज वो कितना बचा है, मान लो आज 25% बचा है, इसका मतलब कभी 100% भी रहा होगा। तो जब वो 100% था तो 25 से 100 वाली जर्नी कब पूरी हुई है? तो पता चलेगा कि जब वो 100% रहा था तब वो जिस भी एनिमल के अंदर था वो या तो उसी टाइम डेड हुआ होगा या उस टाइम वो जिंदा रहा होगा। जो रिमेन्स हमको मिला है तो हमें पता चलता है अच्छा कितना पुराना है, कितने पहले डिके स्टार्ट हुआ। जितना पहले डिके स्टार्ट हुआ वो एनिमल, वो जानवर, वो प्लांट, वो उतना पुराना है। ठीक है, तो ऐसे पता करते हैं, बहुत आसान है समझना इसको। आगे चलते हैं हम लोग। इंडस्ट्रियल यूज क्या क्या है? रेडियो आइसोटोप जैसे यूरेनियम-235 को फ्यूल की तरह यूज किया जाता है एटॉमिक एनर्जी रिएक्टर्स में, मैंने बताया था। इसको एनरिच यूरेनियम कहते हैं, ठीक है, एनरिच यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जिस यूरेनियम से हम ये रिएक्शंस कराते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को हम कहीं ना कहीं यूज करने के काबिल बनाते हैं, तो वो होता है एनरिच यूरेनियम। यूरेनियम का वो आइसोटोप जो इसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तो वो है आपका यूरेनियम-235। हमारे यहाँ यूरेनियम तो बहुत है लेकिन एनरिच यूरेनियम नहीं है। हाँ, एनरिच यूरेनियम को बनाया जा सकता है नॉर्मल यूरेनियम से, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी लगती है और बहुत कॉस्टली होती है। तो एनरिच यूरेनियम का यूज है, इंडस्ट्रियल यूज है। फैक्ट्रीज में रेडियो आइसोटोप्स यूज किए जाते हैं ताकि हम चार्जेस का एक्यूमुलेशन मशीन पार्ट्स पे ना हो सके। मशीन पार्ट्स चलते रहते हैं तो फ्रिक्शन के थ्रू आपको पता है ड्राइव इलेक्ट्रिसिटी या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेट होती रहती है, तो चार्जेस एक्यूमुलेट ना हो पाए, ठीक है, तो उसको रेडियो आइसोटोप्स के थ्रू हम लोग चार्जेस को अवॉइड करते हैं कि एक्यूमुलेशन अवॉइड हो सके, वो चार्जेस वहाँ पे सारे वहाँ से निकल जाते हैं। देखिए, इनको ल्यूमिनेसेंट साइंस बनाने में भी यूज किया जाता है बहुत तरह के। ठीक है, आपने देखा हो रेडियम का रोड पे भी कितना यूज होता है। रोड पे लगे होते हैं वो साइन लगे होते हैं, या वो कुछ एरोज बने होते हैं, वो रेडियम के ही होते हैं। वो रात में उनको लाइट की जरूरत नहीं है उनको चमकने के लिए। सोर्स ऑफ हार्मफुल रेडिएशन, ठीक है, क्या क्या है? एक तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो होते हैं वहां से निकलती हैं, न्यूक्लियर वेस्ट से निकलती हैं। कॉस्मिक रेडिएशन भी होती हैं, एक्सरेज हैं जो बाहर से आती हैं अर्थ पे। सबसे पहला समझते हैं पावर प्लांट से जो निकलती हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलती है रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो स्केप होते हैं निकल जाते हैं। न्यूक्लियर वेस्ट, यानी जो पावर प्लांट्स में न्यूक्लियस यानी जो ये इस तरह का रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज हो रहे हैं, उनको एक सर्टेन लेवल के बाद वो अपनी उनकी जो एफिशिएंसी वो डिक्रीज हो जाती है, तो उनको एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, तो वो क्या करते हैं कि उसमें उनको फिर यूजलेस हो जाते हैं तो वो फिर उनको अगर प्रॉपर उनको डंप नहीं किया गया है, प्रॉपर ऐसी जगह नहीं डाला गया है जहाँ से उनकी रेडिएशन कहीं ऐसी जगह ना पहुंच जाए एटमॉस्फेयर में, हवा में घुल गई और फिर वो ह्यूमन तक पहुंच गई, तो उनके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती हैं। तो वहाँ से ये न्यूक्लियर वेस्ट से भी बहुत हमें जो इस तरह की रेडिएशन से वो आ सकती है ऐसे एरियाज में जहाँ ह्यूमन हैबिटेट है। कॉस्मिक रेडिएशन एक्सरेज हैं, यानी बाहर से भी आती हैं। जो रेडिएशन है वो बाहर से भी आती हैं, गामा रेडिएशन है, एक्सरेज हैं, ये अनचार्ज रेडिएशन होती है। क्योंकि बाहर से जितनी रेडिएशन अर्थ में आ रही है ना, उनको जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो तो डेविएट कर देती है, यानी जो चार्ज है। लेकिन जो चार्ज नहीं है, जो न्यूट्रल है, जैसे गामा है, एक्सरे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है, वो क्या होती है, वो तो आ जाएंगी अंदर। तो वो यहाँ आकर हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सेलरेटर में भी इसको यूज किया जाता है। मतलब एक तो ये है कि बाहर से आ रही है, दूसरा ये कि जैसे आपने सुना होगा लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, ये स्विट्जरलैंड और आपका फ्रांस की बाउंड्री पे बनाया गया है बहुत बड़ा स्टडी करने के लिए। कि गॉड पार्टिकल का नाम भी आपने सुना होगा, ठीक है, तो गॉड पार्टिकल के बारे में वहीं से निकला कि भाई उन्होंने पता लगा लिया कि कौन सा पार्टिकल है जिसमें सारी चीज़ों को बिग बैंग के बाद जो मास मिला है हर चीज़ को, वो किससे मिला, किसने दिया है? होगा वो एक पार्टिकल हिग्स बोसॉन के बारे में पढ़ा होगा, हिग्स फील्ड। जो पार्टिकल जितना हिग्स फील्ड से इंटरेक्ट कर गया वो उतना मास उसके पास हुआ, जो नहीं करा वो मासलेस रह गया, जैसे प्रोटॉन। सबसे कम जिसने इंटरेक्ट किया उसके पास सबसे कम मास है, जैसे इलेक्ट्रॉन। तो उस पार्टिकल को गॉड पार्टिकल का नाम दे दिया। वो फील्ड किसने बनाई? दो पार्टिकल्स ने मिलकर, हिग्स और बोसॉन। बोसॉन दो पार्टिकल थे, दो साइंटिस्ट के नाम पे है वो, पीटर हिग्स और जो इंडियन साइंटिस्ट थे बोस। तो ये उस तरह के जो ये बनाए जाते हैं, टनल बनाई जाती है बहुत बड़ी बड़ी, तो उसमें क्या होता है, हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सेलरेटर होते हैं जो पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कराते हैं ताकि पार्टिकल आपस में कोलाइड करें, और हम जिन पार्टिकल्स की स्टडी कर रहे हैं वो उनके बारे में उनकी एक्टिविटी से या उनकी कैरेक्टरिस्टिक से हम आइडिया लगाएं कि वो कैरेक्टरिस्टिक क्या यहाँ शो हो रही है। अगर हो रही है तो वो फिर थ्योरी को प्रैक्टिकल से प्रूफ हो जाती है और कहीं ना कहीं
नई रिसर्च बन जाती है हमारे लिए। आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। एज, किसी भी ऑब्जेक्ट की एज को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं? रेडियोकार्बन को यूज करते हैं। कार्बन डेटिंग वो मेथड कहलाता है कि आपको कोई फॉसिल मिला, उसकी एज पता करना है आपको, तो किस मेथड से पता करेंगे आप। सॉल्ट्स ऑफ वीक रेडियो आइसोटोप्स क्या कहलाते हैं? आपको पता है, ट्रेसर्स कहलाते हैं। ठीक है, जो ट्रेस करते हैं, जाकर बताते हैं। नेक्स्ट है कि विच among these is a source of harmful radiation? सभी हैं, कॉस्मिक रेडिएशन, न्यूक्लियर वेस्ट, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, हमने देखा भी अभी। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट क्या है उनको जरा स्टडी कर लेते हैं हम लोग। एक तो शॉर्ट टर्म है कि आपको डायरिया हो जाएगा उसकी वजह से, शॉर्ट टर्म के लिए आप एक्सपोज हो गए, गले में जो है वो दर्द हो गया, बाल आपके झड़ने लग गए, नौशिया हो गया आपको। ये शॉर्ट टर्म है, ट्रीटेबल है, रिकवरेबल है। लॉन्ग टर्म है, ल्यूकेमिया हो गया आपको, कैंसर हो गया, ये लॉन्ग टर्म है, इनसे रिकवरी बहुत मुश्किल होती है। और जेनेटिक भी हो जाते हैं फिर, कि जेनेटिक वो फिर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। जैसे कि वहाँ अमेरिका ने क्या किया था, वहाँ नागासाकी और हिरोशिमा में जब बम गिरा है, तो वहाँ पे वो रेडिएशंस लगातार निकलती रही, तो वहाँ पे जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस उसकी इफेक्ट्स झेलते रहे। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट क्या है एक्सरेज के? प्रेग्नेंट वुमेन को अगर आपने किया तो उसकी बहुत लॉन्ग टर्म तक एक्सपोजर होगा, तो वो इफेक्ट कर सकता है चाइल्ड को, जो वॉम में है, पेट में बच्चा है, उसकी दिक्कत हो सकती है। और कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है, ट्यूमर, नर्वस सिस्टम का रिस्क काफी बढ़ सकता है, ल्यूकेमिया 70% अफेक्ट हो सकता है उसकी वजह से। अपर पार्ट अगर अफेक्ट हुआ तो थायराइड ग्लैंड भी आपका अफेक्ट हो सकता है, कैंसर हो सकता है आपको। हार्मफुल इफेक्ट गामा रेज की क्या है आपको? गामा रेज क्या करती है? बॉडी की जो सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जेनेटिकली हमें अफेक्ट करती हैं, हमारे डीएनए को मॉडिफाई कर सकती हैं। ठीक है, तो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है जो, वो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा वो गड़बड़ हो सकता है, खराब हो सकता है, यानी रिप्रोडक्टिविटी है वो डाउन हो सकती है, हेयर सेल्स को नुकसान पहुंचा सकती है, हेयर लॉस हो सकता है। ठीक है, डीएनए, आरएनए, इन सबको नुकसान पहुंचा सकती है लिविंग सेल्स को। क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं कि जब हम न्यूक्लियर एनर्जी को यूज कर रहे हैं तो हम इनको लेना चाहिए हमें? ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट का एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे लगाएं, कैसे हैंडल करें हम रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को, क्योंकि ये एनर्जी है तो बहुत फायदे की, क्योंकि अगर ये इसको हम बहुत जगह यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में तो बहुत ही ज्यादा ये बून है एक तरह का, लेकिन अगर आपने प्रॉपर तरीके सही से यूज नहीं किया तो फिर ये तबाही भी बहुत मचा सकता है। आपने सुना होगा कि अभी रिसेंटली 10 साल पहले ही फुकुशिमा जो पावर प्लांट था जापान का, वहाँ पे तबाही आई थी। जापान जबकि एक डेवलप्ड नेशन है और बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को हैंडल कर सकता है इन कंपैरिजन टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इनको कहा जाता है उनके कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाया, रोक नहीं पाया। जो अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस होती हैं फिर आप रोक नहीं पाएंगे उसको। न्यूक्लियर वेस्ट का सेफ डिस्पोजल होना चाहिए। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऐसी जगह हो जो आबादी से दूर हो, वहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाए। डिस्पोजल आप गड्ढा खोदिए, उसके अंदर कीजिए अच्छे से, ताकि वो रेडिएशन किसी भी तरह बाहर ना आ पाए। ठीक है, जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो पूरी तरह से अपने आप को पीपीई किट में इस तरह से बंद करके रखते हैं, इंश्योर करें कि वो पूरे सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो करें। ठीक है, इस तरह का जो है वो लेड से पूरी तरह से उसकी वॉल्स बनाई जाती हैं, उसमें कवर्ड करके रखा जाता है। स्टील और लेड की वॉल बनाई जाती है जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर को रखा जाता है, ताकि वो रेडिएशन बस उस अंदर ही रहे, उस प्लांट के बाहर ना निकले। ठीक है, इन जो लोग काम कर रहे हैं वो न्यूक्लियर रेडिएशन से ज़्यादा एक्सपोज ना हो, और लेड और स्टील की वॉल से उनको शील्डेड रखा जाए। न्यूक्लियर रिएक्टर को एक बहुत एयर टाइट बिल्डिंग में जो स्ट्रॉन्ग कंक्रीट की बनी हो उसके अंदर रखा जाना चाहिए। और एक कूलिंग सिस्टम का बैकअप भी होना चाहिए, कि कूलिंग सिस्टम हमारे पास बैकअप में भी है, कि अगर मान लीजिए तो ये कूलिंग सिस्टम खराब हो गया तो हमने दूसरे से काम चलाया, वरना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर। सेफ्टी प्रिकॉशंस इन मटेरियल्स को हैंडल करने के लिए क्या होने चाहिए? कि एप्रेंस हो जिसमें लेड के ही एप्रेंस हो, ग्लव्स हो। ठीक है, उन्होंने रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को एक लंबे चिमटे से, टोंग से, लेड के उससे पकड़े, डायरेक्टली ना पकड़े किसी और चीज से। सेफ्टी लिमिट होनी चाहिए कि कोई भी इंसान कितना ज्यादा रेडिएशन से एक्सपोज्ड है, वो क्या सेफ्टी लिमिट के अंदर आता है या सेफ्टी लिमिट को क्रॉस कर गया है। अगर क्रॉस कर गया है तो फिर उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए प्रॉपर, यानी वक्त रहते उसको हम बचा सके उन एडवर्स इफेक्ट से रेडिएशन के। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कौन कितना एक्सपोज हुआ है? तो उस पर एक मशीन लगी होगी, एक तरह का एक इंस्ट्रूमेंट लगा होगा जो ये बता देगा, कलर बदल जाएगा उसका कि ये सेफ्टी लिमिट के ऊपर निकल गया है, तो फिर उसको ले जाया जाए वहाँ पे। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए, यानी इस तरह से करना है कि रेडिएशन बाहर ना जाए, ये इंश्योर करना है। ठीक है, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि रेडिएशन को बाहर नहीं जाने देना है। तो उसके लिए जो भी मेजर्स जरूरी है वो सारे मेजर्स अपनाने हैं हमको।
डिस्पोजल बहुत गहरा गड्ढे खोद के उसके अंदर डालने चाहिए कि वहां से रेडिएशन का बाहर आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाए, ठीक है, सील करके। जो माइंस होती हैं जहाँ से आप कोयले निकल चुके हैं, बहुत गहरे गहरे माइंस होती हैं, उसके अंदर ऐसी यूजलेस माइंस में डाल देना चाहिए। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, कोई आपको हो सकता है आपके सामने कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल नहीं है, तो रेडियो एक्टिव मटीरियल नहीं है फिर भी रेडिएशंस वहां पे होती है बगैर किसी सोर्स के, तो उनको बैकग्राउंड रेडिएशंस कहा जाता है, ठीक है। वो जब किसी एक्चुअल रेडियो एक्टिव सोर्स की एब्सेंस पे आ रही है तो बैकग्राउंड रेडिएशन है। इनके दो सोर्सेज हैं, तो इंटरनल सोर्स हमारी बॉडी में ही पोटेशियम, ठीक है, K40 आपका, और कार्बन, रेडियम, ये सब हमारी बॉडी के अंदर ही सोर्सेज मौजूद हैं जहाँ से ये रेडियो एक्टिव रेडिएशन आ सकती है। दूसरे सोर्सेज क्या है, जैसे हमने बताया था, कॉस्मिक है, सोलर रेडिएशन से है, तो जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो नेचुरली अकरिंग है, रेडान-22, तो इन सब से भी आ सकती है। तो दो तरह के सोर्सेज हैं जहाँ से रेडिएशन बगैर किसी एक्चुअल सोर्स की प्रेजेंस से भी आ सकती है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे ज्यादा हार्मफुल क्या है ह्यूमन बीइंग के लिए? गामा रेज है, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी होती है इनके पास। एक्सटर्नल सोर्स क्या है बैकग्राउंड रेडिएशन के? कॉस्मिक रेज और सनलाइट दोनों ही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट को हम शील्ड करना चाहिए हमको प्रॉपरली, किन वॉल से? लेड और स्टील की वॉल से शील्ड करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके बाद एक आपके सामने वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम सारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं रेडियो एक्टिविटी पे, वो सारे क्वेश्चंस उस वीडियो में डिस्कस हो जाएंगे। तो इस रिकॉर्डिंग को देखिएगा और इसको अच्छे से नोट्स बनाइएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको ये मॉडर्न फिजिक्स के नाम से 12th में पढ़ना है और काफी वेटेज था इस बार जी मेन में। पिछले 3 साल से मॉडर्न फिजिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। एक तो 12th का वेटेज बहुत ज्यादा है, प्लस 12th में भी मॉडर्न फिजिक्स का सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी लाइटली ना लें।